नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहां पर तो काफ़ी बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं सोच रहा था नेपाल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और फाइनली पिछले 3-4 दिन से जो भी कुछ हुआ है नेपाल में, इसको लेकर दिख रहा है कि हाँ, नेपाल में भी जो आर्थिक स्थिति है वो गहराती जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 खबर आई थी अभी 3 दिन पहले। नेपाल बैन्स लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे इंपोर्ट हैं जो कि नेपाल के द्वारा कराया जाता है, उसको नेपाल ने बैन कर दिया है। और जस्ट कल ही ये यहां पर खबर आई है कि नेपाल ने अपनी जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, नेपाल के अंदर उसको बोला जाता है नेपाल राष्ट्रीय बैंक एनआरबी, जैसे हमारे देश के अंदर आरबीआई होता है वैसे ही वहां पर एनआरबी है, तो इसके जो गवर्नर हैं उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये सारे कारण है क्या, नेपाल में आखिरकार किस वजह से जो आर्थिक स्थिति है वो गहरा रही है, लिक्विडिटी क्राइसिस क्या है, सब कुछ हम देखेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, आरबीआई, कोई भी हो, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33, क्योंकि इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली नेपाल में हो क्या रहा है, मतलब क्या खबरें आई हैं 3-4 दिन से। एक बहुत ही रेयर मूव है नेपाल के अंदर। देखिए, नेपाल के अंदर जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि सिटिंग गवर्नर को जो 5 साल का टर्म होता है उसके पहले ही यहां पर हटा दिया गया है। वहां के गवर्नर का नाम आप देख सकते हो, महाप्रसाद अधिकारी। उनको यहां पर 2020 में गवर्नर बनाया गया था, लेकिन याद रखिएगा वो जब गवर्नर बनाया गया था तो पिछली जो सरकार थी, केपी शर्मा ओली की सरकार थी, उनके द्वारा बनाया गया था। तो अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है कि महाप्रसाद अधिकारी जो कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं और प्रेजेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहा है। यहां पर आरोप लगाया जा रहा है सेंट्रल बैंक गवर्नर के ऊपर कि आपने इकोनॉमी को सुधारा नहीं, फॉरेक्स रिजर्व को सुधारा नहीं, और इसको देखते हुए यहां पर फाइनली आप कह सकते हो उनको हटा दिया गया है। इसके पहले 3-4 दिन पहले यहां पर खबर आया था कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं नेपाल जो इंपोर्ट कराता है, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। अब जाहिर सी बात है, कोई भी देश इंपोर्ट के ऊपर जब बैन लगाता है, इसका सिंपल अर्थ यह होता है कि उसके पास फॉरेक्स रिजर्व काफी कम बचा है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है। कहने का मतलब है कि जब कोई देश इंपोर्ट कराएगा तो उसको डॉलर पे करना होगा, तो यहां पर डॉलर नहीं है नेपाल के पास, और इसी की वजह से वहां पर आपको लिक्विडिटी क्रंच और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिल रहा है। अब जहां तक बात है कि कौन कौन से आइटम्स के ऊपर बैन लगाया गया है, तो आप देख सकते हो यहां पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाता है वो अब ओपन नहीं किया जाएगा। बहुत सारे आइटम्स पर, राइस हो गया, गोल्ड हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं किया जाएगा। अब ये देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। क्यों? लेटर ऑफ क्रेडिट का सिंपल अर्थ ही होता है, मैं आपको सिंपल अर्थ में समझाऊं तो मान लो ये नेपाल है इधर, ठीक है, और यहां पर अगर मान लो चाइना हो गया, भारत हो गया या यूएस हो गया, ठीक है, तो नेपाल और यूएस है। तो नेपाल में बैठा हुआ व्यक्ति अगर यूएस से कोई इंपोर्ट कराना चाहता है किसी प्रोडक्ट का, तो बीच में यहां पर जो बैंक होता है, नेपाल के अंदर जो बैंक है वो मीडिएटर का काम करेगा। तो बेसिकली क्या होगा कि नेपाल के अंदर ये जो बैंक है वो एलसी जारी करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ताकि अब देखो लेटर ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नेपाल में जो पर्सन इंपोर्ट करा रहा है और जो यूएस के अंदर पर्सन है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, दोनों आपस में उतना शायद जानते नहीं होंगे। तो एक प्रकार से भरोसा रखने के लिए यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। देखो, मान लो यहां पर यूएस की तरफ से जो व्यक्ति है उसने अगर यहां पर जो गुड्स है उसको भेज दिया नेपाल के अंदर, तो जैसे ही वो गुड्स भेजा तो जाहिर सी बात है ना कि यूएस के व्यक्ति को यहां पर पैसा चाहिए, तो वो पैसे की गारंटी एक प्रकार से लेटर ऑफ क्रेडिट देता है। मतलब ये एक प्रकार का इंश्योरेंस का काम करता है। मान लो ये जो व्यक्ति है जिसने गुड्स को रिसीव किया था, अब वो पैसा देने से मना कर दे यूएस में बैठे व्यक्ति को, तो बैंक गारंटी लेता है कि हम आपको उतना पैसा देंगे। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट कई प्रकार से वर्क कर सकता है, जैसे कि मान लो नेपाल में जो व्यक्ति है जो इंपोर्ट करा रहा है यूएस से, तो हो सकता है कि यहां पर 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए यहां पर जमा कर दे अपने बैंक में, और उसके बजाय यहां पर उसको 1 करोड़ का क्रेडिट मिल जाता है। इसीलिए उसको लेटर ऑफ क्रेडिट और इस तरह का जो नाम है वो दिया जाता है, और बैंक इसके लिए कुछ परसेंटेज चार्ज करता है, 0.2 हो गया, 0.5%, 1%, जो भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ परसेंटेज यहां पर बैंक के द्वारा चार्ज किए जाते हैं। तो यहां पर अब आप देखिए क्या हो रहा है, नेपाल में लेटर ऑफ क्रेडिट को एक प्रकार से ओपन नहीं किया जाएगा कई सारे गुड्स को, चाहे मोटर इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया। तो अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट ही नहीं जारी करोगे तो यहां पर ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई आइटम्स हैं, यहां सभी आप नाम देख सकते हो, ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट गुड्स हैं जो कि अब जो नेपाल में बैठा व्यक्ति है वो उसको इंपोर्ट नहीं करा पा रहा है।
और जाहिर सी बात है इन सब का सबसे बड़ा कारण है वो है फॉरेक्स रिजर्व। जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर इस समय फॉरेक्स रिजर्व अगर आप देखोगे तो 606 बिलियन डॉलर के आसपास आ चुका है। लेटेस्ट मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। नेपाल के अंदर देखिए फॉरेक्स रिजर्व लगातार गिरता जा रहा है, 17% की गिरावट हुई है पिछले एक वर्ष में बताया गया है। ये आप देख सकते हो पिछले साल जुलाई के महीने में ये 11.75 बिलियन डॉलर के आसपास था और ये गिरकर अब 9.7 बिलियन डॉलर हो गया, मतलब गिरावट हो रही है। इसके अलावा यहां पर नेपाल की जो सेंट्रल बैंक है उसने एटलीस्ट मिनिमम टारगेट रखा है कि हमारे पास 7 मंथ्स का फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। मतलब मान लो अगले 7 महीने तक कोई भी पैसा नहीं आता है, डॉलर नहीं आता है नेपाल के पास, तो एटलीस्ट नेपाल इस स्थिति में होना चाहिए कि वो 7 मंथ्स का इंपोर्ट करा सके। तो अब ये जो लिमिट है वो उससे भी नीचे आ चुका है, सिर्फ 6.7 मंथ्स का ही यहां पर उनके पास फॉरेक्स रिजर्व बचा है। अगर आप इसको कंपेयर करो भारत से, तो भारत के पास इस समय जो फॉरेक्स रिजर्व है हम करीब 18 महीने का, मतलब 1.5 ईयर्स का जो इंपोर्ट है वो काफी आसानी से करा सकते हैं। तो इसीलिए जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। आपने देखा ही होगा कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व करीब 640 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन क्योंकि हम कंफर्टेबल पोजीशन पर थे, यहां पर हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा था, उसको देखते हुए आरबीआई ने क्या किया, फॉरेक्स रिजर्व में से जो डॉलर है उसको रिलीज कर दिया मार्केट में, जिससे आज के डेट में वापस से जो रुपी है वो स्ट्रेंथन हो गया है, 75 रुपीस पर डॉलर के आसपास आ चुका है। तो ये फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन नेपाल के अंदर ये गिरता जा रहा है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, इन सारी चीजों को देखते हुए लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। वहां की जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो यहां पर क्रेडिट नहीं दे पा रहे हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। लोग जब बैंक में लोन लेने जा रहे हैं तो यहां पर बैंक का कहना है कि हमारे पास पैसा ही नहीं बचा है। तो इस तरह की लिक्विडिटी क्राइसिस आपको देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि बैंक ने अपना जो डिपॉजिट रेट है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब मान लो आप देखोगे आज के प्रेजेंट डेट में भारत के अंदर जब सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें कितना आपको मिलता है, मुश्किल से 3%, 3.5%। जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें आई थिंक 6% के आसपास मिलता होगा। तो यह आपको इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट करने पे। नेपाल के अंदर डिपॉजिट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग अपना पैसा जो घर में रखें उसको डिपॉजिट करें बैंकों में, इसके लिए वहां पर डिपॉजिट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब आप खुद सोच के देखिए, अगर डिपॉजिट रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ना, जो लोग लोन लेते हैं उनके लिए भी रेट बढ़ेगा। तो आज के डेट में लोन का रेट जो है वो 14%, 15% इस तरह से हो गया है। कई लोगों का तो ये भी कहना है, जो नेपाल में मेरी बात हुई, कि यहां पर बहुत लोग ऐसे हैं जो लेना चाहते हैं लोन 14% पे भी, लेकिन वो लोन मिल ही नहीं रहा है। बैंक लोन देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वहां पर क्रेडिट क्रंच है, वहां पर पैसा नहीं है नेपाल में। तो यहां पर क्वेश्चन आएगा कि ये सारे कारण क्या है। क्या बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये क्रेडिट क्रंच क्यों आया? क्या रेमिटेंसेस की वजह से आया? क्या ज्यादा इंपोर्ट कराने की वजह से आया? या फिर सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया? एक एक करके मैं आपको सभी कारण बताता हूं। देखो, सबसे पहला रेमिटेंसेस। क्या होता है ना कि स्पेशली जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत हो, नेपाल हो, लेकिन भारत उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है रेमिटेंसेस पर। रेमिटेंसेस का मतलब हुआ कि भारत के लोग अगर मान लो फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, तो वहां पर कमा के लोग डॉलर भेजते हैं भारत के अंदर, उसी को रेमिटेंसेस कहा जाता है। तो भारत में भी काफी रेमिटेंसेस आता है, लेकिन हमारी जीडीपी रेमिटेंसेस पर उतनी डिपेंडेंट नहीं है। क्या आपको पता है कि नेपाल की जो जीडीपी है 30% उनकी जीडीपी रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। अब कोई भी देश इतना बड़ा अपना हिस्सा रेमिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा तो कभी भी वहां पर संकट आ सकता है, क्योंकि अगर मान लो सऊदी अरब में या फिर कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो लोग वहां पर काम नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में कोई दिक्कत आएगा तो लोग पैसा नहीं भेज पाएंगे नेपाल के अंदर, तो नेपाल की जीडीपी पर डायरेक्ट असर करेगा। और इस समय वही आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 7 महीने का आंकड़ा है, आप देख सकते हो कि जो रेमिटेंसेस का रेट है वो 5% के आसपास गिरा है। पिछले साल 10% बढ़ा था, लेकिन अब ये 5% गिर गया है। तो डॉलर नहीं आ रहा है एक प्रकार से नेपाल के अंदर, इसी की वजह से वहां पर आपको फॉरेक्स रिजर्व में क्राइसिस देखने को मिलेगी। दूसरा कारण है वो है इंपोर्ट। देखो क्या हुआ था, पिछले साल दिसंबर के महीने में जो नेपाल की सरकार है उन्होंने यहां पर एलसी पर 100% लगा दिया था। अभी मैंने आपको बताया ना लेटर ऑफ क्रेडिट में मैंने आपको बोला था कि 40 लाख रुपए अगर आप जमा कर दो बैंक के अंदर तो वो आपको 1 करोड़ का क्रेडिट दे देगा। मतलब जो भी आंकड़ा होगा, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। अभी क्या किया था दिसंबर महीने में नेपाल के अंदर कि इसको 100% कर दिया था। मतलब आप 1 करोड़ जमा करो तभी हम आपको 1 करोड़ का क्रेडिट देंगे, जो लेटर ऑफ क्रेडिट, ताकि आप इंपोर्ट करा सको गुड्स को। तो ये एक कारण किया गया था ताकि लोग इंपोर्ट कम कराएं, तभी तो डॉलर उनका सेव होगा नेपाल के अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे ना यहां पर, तो 42% का इंपोर्ट में जंप आया है। मतलब इंपोर्ट घटने के बजाय इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और यह सब कारण की वजह से अगेन डॉलर वहां पर नहीं बच रहा है, फॉरेक्स रिजर्व में आपको
कमी देखने को मिल रही है। तीसरा कारण देखिए नेपाल के अंदर वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बोला था आई थिंक जब भारत के अंदर बजट आया था तो इस बार भारत के अंदर बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफी बढ़ोतरी की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप एसेट का निर्माण कर रहे हो, फ्लाईओवर हो गया, रोड हो गया, इस तरह की चीजों पर आप खर्च करते हो तो उससे आगे चलकर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना अच्छी चीज होती है। दूसरा होता है करंट एक्सपेंडिचर, जब आप सैलरीज पर, पेंशन पर खर्च करते हो उससे कोई बहुत रिटर्न नहीं आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेपाल के अंदर देखिए सरकार ने करीब 378 बिलियन नेपालीज रुपी जो है उतना यहां पर बजट में रखा था कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। इसका सिर्फ 22% ही अभी तक खर्च किया गया है। पिछले 7 महीने में बताया जा रहा है कि सिर्फ 22% खर्च किया गया है और इसकी वजह से भी आप कह सकते हो नेपाल की जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है, वो प्रॉब्लम में जा रही है। अब आखिरी में आपको एक मेन कारण बताता हूं नेपाल के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस का, वो है पैंडेमिक के दौरान जो भी कुछ हुआ। देखो पैंडेमिक में क्या हुआ था कि नेपाल के बैंकों में बहुत सारा कैश आ गया था। क्यों आ गया था? कैश पड़ा हुआ था उनके पास, क्योंकि बिजनेस नहीं चल पा रहे थे, लॉकडाउन जैसा सिचुएशन था, तो कोई भी लोन नहीं ले रहा था बैंकों से। तो ऑब्वियस सी बात है बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया। इस सिनेरियो को देखते हुए बैंकों ने क्या किया कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर यहां पर लोन देना स्टार्ट कर दिया, खूब सारा लोन देना स्टार्ट कर दिया। लोन देते गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ना, वो लोन तो दे रहे थे लेकिन दूसरी तरफ से बैंकों के पास फिल तो होना चाहिए ना, डिपॉजिट लोगों का द्वारा करना चाहिए। वो डिपॉजिट नहीं किया जा रहा था लोगों के द्वारा, काफी कम इंटरेस्ट रेट पर, और ऐसे सेक्टर में लोन दिए गए जो कि उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं थे, अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स में लोन दिए गए थे। तो यहां पर क्या हो रहा था कि बैंकों के पास इतना सारा जो कैश पड़ा था वो सब खर्च होने लगा और आज के डेट में सिचुएशन यह है कि उनके पास कैश ही नहीं बचा है। तो यह भी एक कारण था। पैंडेमिक के दौरान जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी उनके द्वारा वो भी काफी ज्यादा अनप्रोडक्टिव साबित हुई है। तो ये सब कारण है नेपाल के लिक्विडिटी क्राइसिस का। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और कंक्लूजन में देखिए यहां पर जो नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका तो यही बयान आया है कि अभी उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि श्रीलंका के अंदर जो सिचुएशन है वैसा नेपाल में। मैं ये नहीं कह रहा हूं श्रीलंका के अंदर सिचुएशन वैसा ही हो गया है, लेकिन उसकी शुरुआत आपको नेपाल के अंदर देखने को मिलेगी और इसको लेकर अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो एक और पड़ोसी देश काफी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में जा सकता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फॉरेक्स रिजर्व और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो जो भी सेल परचेज किया जाता है फॉरेन एसेट्स का, लाइबिलिटीज का एक साल के अंदर, वो किस चीज के अंदर आएगा, कौन से हेडिंग में आएगा आपको बताना है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया किसी भी कोर्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, गो टू आवर ऐप या फिर वेबसाइट पर, वहां पर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।